गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने एविडेंस एक्ट की क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चंस लिखते जाओ और कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस को साथ साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एक तो आपका क्वेश्चन बैंक रेडी होता जाएगा और साथ में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। और हाँ, कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि हम जितनी डिटेल में अभी ये कर रहे हैं उतनी डिटेल की ज़रूरत एडीए वालों को नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आप ये कर सकते हो कि ये सारी रीडिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं नोट्स बनाओ साथ साथ में और रीडिंग करो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडीए के साथ जुडिशरी, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो एडीए के साथ जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोर्स तो सेम ही है, तो आप वैसे उस हिसाब से भी कर सकते हो अपने। अगर आप जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस वगैरह के आंसर्स आप क्वेश्चंस आप साथ साथ में लिख सकते हो, नोट्स ऐसे ही बना सकते हो। और पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि आप साथ में बेयर एक्ट खोलो, अपने नोट्स खोलो और साथ में बुक खोलो। एक बार आप बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट की प्रोविजन पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स में देखो कि कैसे एक एक वर्ड को हमने इंटरप्रेट किया हुआ है, और उसके बाद फिर आप अपनी बुक्स को भी पढ़ो। बुक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्योंकि हम क्लास में जो है वो एक नॉर्मल कंसेप्ट समझने के लिए लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बुक में आपको एक लीगल लैंग्वेज मिलेगी, तो आपको आंसर राइटिंग में ईजी होगा। बुक्स पढ़ने से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप जो सिर्फ एडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतनी डिटेल्स मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। तो कंसेप्ट में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बोल देते हैं लोग कि बेयर एक्ट पढ़ो, लेकिन बेयर एक्ट में आप जब सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ने बैठते हो तो आप सिर्फ एक रीडिंग मारते हो, आप एक एक वर्ड पर उतना ध्यान नहीं देते। अब जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि एफिडेविट जो है एज एविडेंस लिया जा सकता है, एफिडेविट पर एविडेंस अप्लाई होता है या नहीं होता। तो अब बुक में यहाँ पर एज सच कोई स्पेसिफिक सेक्शन आपको नहीं मिलता है एफिडेविट पर या एफिडेविट एविडेंस पर अप्लाई होता है या नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप अगर सेक्शन 1 ही अच्छे से पढ़ोगे तो उसी में वहाँ पर दिया गया है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस एक्ट पर अप्लाई नहीं होता या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से हम कंसेप्ट्स को इतने डीपली कर रहे हैं ताकि आपको ये जब बीच के क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं बारीकियों में से तो आपको आंसर देना इजी हो। आप ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको आंसर देना इजी होगा, ठीक है। बाकी जुडिशरी वाले जो बच्चे हैं वो अपने साथ साथ में नोट्स बनाएं और नोट्स से प्रिपेयर करें, और कोशिश ये कीजिए कि जब एक लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो क्लास के बाद आप उसे अगली क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ के फिर आइए, आपको कंटिन्यूटी रखनी ईजी होगी, ठीक है। बस ये एक दो चीज़ें मुझे बतानी थी। अब कल हमने जहाँ पर छोड़ा था हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्रिटिकल एग्जामिन, व्हाट आर एफिडेविट्स, व्हाई इज एविडेंस एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू देम। तो इसकी हमने एक्सेप्शंस डिस्कस करनी थी, डिस्कस दी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इस जनरल रूल क्या है कि एफिडेविट्स जो है उन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो एफिडेविट्स जो है वो एविडेंस नहीं है, ठीक है। जनरल रूल ये है। अब इसकी दो एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल की। तो दो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक और चीज़ मैं आपको, अगर नोट्स हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट्स, अगर मैं एक एक चीज़ आपको डिक्टेट नहीं भी कर रही हूँ तो भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, अब हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है। अगर वो आपको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर क्लास में डिस्कस की जा रही है और आप उस चीज़ के बारे में पहले से आपको जानकारी नहीं थी, तो अब वो आप अपने नोट्स में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखते रहिए, अपने कंसेप्ट्स आप ऐसे क्लियर करते रहिए। और अगर आपको नॉलेज है भी तो आपकी मर्जी, आप नोट्स को कितना ब्रीफली बनाना चाहते हो और कितना एक्सप्लेनेशन में बनाना चाहते हो। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको डिक्टेट करवाती रहूँगी, ठीक है। हर एक चीज़ डिक्टेट करवाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा।
तो इस हिसाब से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब इसके दो एक्सेप्शंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है ऑर्डर 19, ये आप लिख लो, ऑर्डर 19 read with section 30 clause C CPC। फर्स्ट एक्सेप्शन इसकी ये है, ऑर्डर 19 read with section 30 C CPC। इसको आप अंडरलाइन करके इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख लो। Certain evidences may be ordered to be taken as evidences through affidavits only। तो कुछ जो evidences हैं उनको स्पेसिफिकली लिखा गया है कि उनका जो एविडेंस है वो थ्रू एफिडेविट ही लिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है, इसमें आप नोट बनाकर लिख लो इसी में कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं वो फॉलो किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ऑर्डर 19 रेड विद सेक्शन 30 C CPC पढ़ते भी हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों पार्टीज जो हैं उनको उनकी सुनवाई हो, ठीक है। दूसरी पार्टी को ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने एफिडेविट में कल पढ़ा था कि एफिडेविट एविडेंस तब बनेगा जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि जो विटनेस है उसको सिर्फ एफिडेविट सबमिट करवा देने से उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो जो दूसरी पार्टी है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि नहीं, जिसका भी एफिडेविट सबमिट करवाया गया है कोर्ट में उसको कोर्ट में बुलवाया जाए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, मैं तभी उसके एविडेंस को मानूंगा, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर देती है तो हम एफिडेविट को एविडेंस मानेंगे, तो ही क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एफिडेविट को एविडेंस मानेंगे। और अगर दूसरी पार्टी नहीं ऑब्जेक्ट करती तो हम ऐसे ही एफिडेविट को एविडेंस मान लेंगे, वो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली दिया गया। तो ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए। आप नोट बनाकर छोटा सा से या नोट बनाकर या स्टार मार्क करके इसी के एक्सप्लेनेशन में लिख लो। नेचुरल जस्टिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, बोथ पार्टीज मस्ट बी हर्ड। नेचुरल जस्टिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इसकी हेडिंग बना लो, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, बोथ पार्टीज मस्ट बी हर्ड। सो वेयर under order 19 evidence is taken through affidavit comma and the witness is not called to the court will the other party not object question mark। तो क्या दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करेगी कि विटनेस को तो कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया। That is why ऑर्डर 19 ने ही ये प्रोवाइड कर दिया है। That is why ऑर्डर 19 provides that if a party objects, अगर पार्टी ऑब्जेक्ट करती है, if a party objects then witness will be called in the court, तो विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा। अगर पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है तो विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद फिर एविडेंस माना जाएगा एफिडेविट को, ठीक है। विटनेस विल बी कॉल्ड इन द कोर्ट, सो ऑर्डर 19 विल बी इफेक्टिव व्हेन पार्टीज हैव नो ऑब्जेक्शन। तो जनरल रूल ये था कि एफिडेविट्स जो है वो एविडेंस नहीं है। इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। पहले एक्सेप्शन हम कर रहे हैं कि ऑर्डर 19 रेड विद सेक्शन 30 C CPC ये कहता है कि एफिडेविट्स जो हैं वो एविडेंस एज एविडेंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसका पर प्रोवाइजो ये है कि दोनों पार्टीज में से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड एक्सेप्शन लिख सकते हो इसके। सिमिलरली अंडर CRPC under section 296 and 297 CRPC एफिडेविट्स में भी यूज्ड एज एविडेंस। तो 296 और 297 के अकॉर्डिंग भी, CRPC के अकॉर्डिंग भी एफिडेविट्स को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी दो एक्सेप्शंस हो गए इस जनरल रूल की। तो यही कल हमारा क्वेश्चन था कि एक्सेप्शंस क्या है, कब एफिडेविट्स को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है।
आप एक और नोट बनाकर लिख सकते हो इस पूरी एफिडेविट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, नोट बनाकर लिख सकते हो वाइल टेकिंग और मेकिंग स्लैश डाल के ऐसे। While taking slash making an affidavit of an illiterate person, कल हमने डिस्कस किया था आई थिंक कि अगर इलिटरेट पर्सन का एफिडेविट लिया जा रहा है तो उसको ये एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि उसके एफिडेविट में क्या लिखा गया है। अगर सपोज कोई इंसान है जो इंग्लिश नहीं समझता या सिर्फ हिंदी समझता है या हिंदी पढ़ सकता है इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तो उसको ये एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उसकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ के सुनाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए ट्रांसलेट करके कि उसके एफिडेविट में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, यही बात इसमें बोली गई है। While making or taking an affidavit of an illiterate person, if it is written in English language, then it must have been translated to the deponent in his own language, and he must know the contents of his affidavit. Full stop. And he must be signing that affidavit after it being read to him in translation in his own language. Full stop. तो उसको पहली बात तो उसको ट्रांसलेट करके सुनाया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो फिर जो एफिडेविट है उसको जब पता हो कि उसके एफिडेविट में क्या लिखा है उसके बाद ही उसके साइन करवाए होने चाहिए। ठीक है, इसका आप केस लिख सकते हो, अब्दुल रशीद ABDUL, अब्दुल रशीद RASHID वर्सेस कैलकटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1990 कैलकटा। तो इस केस में भी यही हेल्ड किया गया है, वेयर द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट was in English and it was not written on the body of the document that its text was explained to the deponent। डेपोनेंट कौन होता है? जो एफिडेविट को सबमिट करवा रहा है, ठीक है, जिसके साइन है, जो एफिडेविट दे रहा है अपना। And its text was explained to the deponent who signed in Hindi, comma, it was held that this affidavit could not be relied upon। तो एक डेपोनेंट है, उसने अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो हिंदी में किए हैं और उसके एफिडेविट में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसको जो है, और उसका जो एफिडेविट था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, उसको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि उसका जो एफिडेविट है उसमें क्या क्या दिया गया, उसकी अपनी लैंग्वेज में नहीं ट्रांसलेट करके दिया गया। तो ये माना जाएगा कि उसका जो एफिडेविट है वो सही नहीं है। ठीक है, उस एफिडेविट पर हम रिलाई नहीं कर सकते। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम डिस्कस किया था कि एफिडेविट जो होता है, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस पे किसी भी पर्सन के जिस भी कोर्ट में सबमिट होना है उनका नाम, जो भी केस का नाम है वो सब, और एफिडेविट में जो पर्सन है उसका नाम, फिर उस जहाँ का रेजिडेंट है, फिर उसके बाद एफिडेविट के सारे कंटेंट्स जो भी 1 2 3 करके पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन क्लॉज होता है और यहाँ पर कहीं डेपोनेंट के साइन होते हैं। ठीक है, तो डेपोनेंट कौन होता है? जो एफिडेविट को सबमिट करवा रहा है। ठीक है, जो सारी ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। एफिडेविट इस तरीके से होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, हम केसेस देख सकते हैं। इनकम टैक्स केसेस में क्या होता है?
अब हम एफिडेविट डिस्कस कर रहे हैं तो ये वैसे तो ये बहुत ऐसे डिटेल में है, एडीए वालों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जुडिशरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने आंसर राइटिंग में कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए, तो ये मैं वो कंटेंट दे रही हूँ आपको, ठीक है। इन केसेस ऑफ इनकम टैक्स मैटर्स में क्या होता है, वहां पर भी हम एफिडेविट्स देते हैं, तो ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है ना कि आपका एफिडेविट वो ले लेते हैं, और यूजुअली क्या होता है कि वो आपको ऑफिस में नहीं बुलाते, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। अगर उनको लगता है कि आपने जो एफिडेविट है वो फॉल्स दिया है, आपने जो कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें दी गई वो सही नहीं है, तो फिर वो आपको आपका एफिडेविट रिजेक्ट करने से पहले आपको ऑफिस में बुलाएंगे और क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आपसे पूछेंगे जो सब कुछ भी उनको चाहिए होगा वो पूछेंगे, और उसके बाद फिर वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपका एफिडेविट जो था वो सही था या नहीं था, ठीक है। आपको बिना बुलाए वो आपका एफिडेविट जो है ऐसे ही फॉल्स नहीं मान सकते। ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि जब वो आपको अगर वो आपको नहीं बुलाते हैं अपने अगर वो आपका एफिडेविट फॉल्स नहीं मानते हैं या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं मानते हैं, तो ये प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि उन्होंने आपका जो एफिडेविट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे ही सच मानकर, ठीक है। इनकम टैक्स केसेस में बेसिक ये प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है। अब इसका केस आप लिख सकते हो, मेहता पारेख एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT, ब्रैकेट में डाल के CIT, 1956 का ये केस है। When the authorities did not examine, इस केस में ये हेड हुआ था, when the authorities did not cross examine the deponent with reference to the statement made in affidavit, it was not allowed to the income tax department to later on challenge the correctness of the affidavit, full stop. The deponent was an assessee, could not presume that the revenue authorities were satisfied with the affidavit. तो जहां पर जो अथॉरिटीज हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया डेपोनेंट को, जो भी उसकी स्टेटमेंट दी गई थी एफिडेविट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में वो चैलेंज नहीं कर सकते कि जो एफिडेविट है वो गलत है, ठीक है। अगर हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी अगर वो आपको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए नहीं बुलाते, तो प्रिजम्पशन ये रेज होती है कि वो आपका एफिडेविट जो है ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट एक बार कर लेते हैं, प्रिजम्पशन रेज हो चुकी है, तो फिर वो बाद में आपके एफिडेविट को ऐसे चैलेंज नहीं कर सकती कि आपका जो एफिडेविट है वो करेक्ट नहीं है। ये इस केस में बोला गया है। और ये बोला गया है कि जो असेसी है जिसने अपना एफिडेविट जो है वो सबमिट करवाया है, वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उसका एफिडेविट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो सेटिस्फाइड है उसके एफिडेविट से, ठीक है। केस अगला लिख सकते हो आप, सोहनलाल गुप्ता वर्सेस CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 1958, 1958, Allahabad High Court. A rejection of an affidavit by the assessing authority of income tax is not justified till the assessee, who is the deponent, has been called upon and cross-examined to produce evidence
in proof of his affidavit, full stop. Only if the deponent fails to appear, then only the affidavit can be considered on its face value. An affidavit can't be rejected straight away. यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एफिडेविट को ऐसे ही वो रिजेक्ट नहीं कर सकते फॉल्स मानकर, उनको आपको ऑफिस में बुलाना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो अगर उनको लगता है कि एफिडेविट में और क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफरेंस है तो फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. एन एफिडेविट कांट बी रिजेक्टेड इवन बाय अ ट्राइब्यूनल merely on the ground that no documentary evidence has been filed in support of the affidavit. Full stop. Rejection of an affidavit filed by an assessee is not justified until and unless the assessee has either been cross-examined or called upon to produce evidence in favor of his affidavit. Full stop. तो अब तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एविडेंस जो है वो एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता. सेकंड उन्होंने बताया था सेक्शन 1 में ही कि जो एविडेंस है वो आर्बिट्रेशन पर भी, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई नहीं होता. ठीक है. तो आप एक पॉइंट बना कर ले सकते हो, एविडेंस डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन पर एविडेंस एक्ट क्यों अप्लाई नहीं होता. ठीक है. इसका रीजन क्या है. तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बन जाती है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन की प्रोविजंस हमें कहाँ मिलती हैं. सेक्शन 89 सीपीसी में. ठीक है. आर्बिट्रेशन वैसे होता क्या है. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है. इसमें कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन ये सब भी इंक्लूड होते हैं. तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी है, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, एक तो नॉर्मली तो हम कोर्ट में जाकर अपनी डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव वे भी दिया गया है हमें कि हमारी जो डिस्प्यूट्स हैं वो उनको हम आउट ऑफ द कोर्ट भी रिजॉल्व कर सकें. इसका रीज़न ये है कि कोर्ट में ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत है केसेस की और कोर्ट में बहुत लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट बहुत सारे चांसेस देती है, कोर्ट बहुत अच्छे से एविडेंस को देखती है, उसके बाद मैटर को डिसाइड करती है. लेकिन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का ये फ़ायदा है कि हमारी जो डिस्प्यूट्स होंगी वो एक ऑल्टरनेटिव वे में थोड़े कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगी. और एविडेंस एक्ट भी इस पर अप्लाई ना करने का रीज़न यही है कि एविडेंस एक्ट हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया था कि ये जुडिशियल डिस्क्रिशन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि सेक्शन 5 हमें यही बोलता है कि स्ट्रिक्टली जो है वो रूल्स ऑफ एविडेंस फॉलो किए जाएंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में. तो ये जुडिशियल डिस्क्रिशन को ख़त्म कर देता है. अब जुडिशियल डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगी, हम स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस अगर फॉलो करेंगे. तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर पार्टीज नेगोशिएट करती हैं. आर्बिट्रेटर जो होता है पार्टीज के साथ नेगोशिएशन करता है कि अगर ए और बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो ए और बी दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा और इन दोनों की सुनवाई होगी. ए क्या चाहता है, बी क्या चाहता है, ये सुना जाएगा और एक म्यूचुअली कोई भी एग्रीमेंट जहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे की बात माने तो वहाँ पर इनको लाया जाएगा नेगोशिएट करवाकर कि थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो और किसी एक सोल्यूशन पर पहुँचो ताकि जो
आपकी डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसमें नेगोशिएशन होगी और उस नेगोशिएशन तक को करवाने के लिए और आपके किसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन पर पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि जो आर्बिट्रेटर है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई करेगा तो उसके हाथ बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो ताकि दोनों पार्टीज को थोड़ी इसकी सुन ले थोड़ी इसकी सुन ले और वो नेगोशिएट करवाकर इनका सोल्यूशन निकाल सके। यही रीजन है कि आर्बिट्रेशन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस पे लिखना चाहो एक दो लाइंस तो मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो सेक्शन 89 सीपीसी में प्रोविजंस हैं। तो बेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन का बेस क्या है? हेडिंग डाल लो, टू नेगोशिएट एंड कम टू म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। आपने जहां ऊपर हेडिंग डाली कि एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन, तो उसका क्यों ये अप्लाई नहीं करता, उस वाई का आंसर यहां पर है। इफ वी ब्रिंग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो वाई एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसके आंसर में आप लिख सकते हो इफ वी ब्रिंग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस इन आर्बिट्रेशन देन the arbitrator will be confined, and to bring both the parties to a mutually acceptable solution, comma, arbitrator needs to be flexible, full stop। आर्बिट्रेशन पर अगर आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ जाए 5 मार्क्स का 2-3 मार्क्स का, तो ये कंटेंट आप उसमें भी लिख सकते हो, उस आंसर में भी। तो अब एक और हेडिंग डाल लो छोटी सी, बेसिक पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। ये सब हेडिंग्स है सारी आर्बिट्रेशन के। बेसिक पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन हेडिंग डाल के इसमें आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, टू लेसन द पेंडिंग मैटर्स, फुल स्टॉप, if it will be put in a straitjacket formula, if it will be put in a straitjacket formula then they won't end। जो डिस्प्यूट्स हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, फिर वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, मतलब स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एविडेंस एक्ट की। देन दे वोंट एंड, पेंडिंग मैटर्स वोंट एंड, WONT, वुड नॉट एंड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड, फ्लेक्सिबिलिटी हमें जरूरी है ताकि पार्टीज जो है वो नेगोशिएट करके म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन पर पहुंच पाए। दैट इज वाई वी डोंट अप्लाई अ रिजिड लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। तो हम एक स्ट्रिक्ट लॉ आर्बिट्रेशन पर नहीं अप्लाई करते। और क्योंकि अब जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो बाउंड बाय स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस नहीं, उस पर बाउंड नहीं है, तो फिर वो क्या फॉलो करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। जहां जहां पर भी एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते वहां पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो रेपिटेशन का ये भी एक फायदा होता है कि आपको साथ साथ में याद होता रहता है चीजें, ठीक है। देन अब इससे फायदा क्या होगा कोर्ट को? आर्बिट्रेशन आ गया, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कोर्ट का क्या फायदा होता है या कोर्ट का क्या रोल रह जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द रोल ऑफ द कोर्ट इज मिनिमाइज्ड, दैट मीन्स if a clause of arbitration is put up in a contract
तो अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो जो पार्टीज होंगी, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएंगी। अगर एक स्पेसिफिकली क्लॉज लिख दिया गया है कि हम एडीआर में जाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो फिर वो आउट ऑफ द कोर्ट अपनी सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। If that means if a clause of arbitration is put up in a contract, comma, then the parties won't go to the court, तो फिर वो कोर्ट के पास नहीं जाएंगी, full stop. They will go into arbitration in case of any dispute. Section 5 very clearly says no judicial authority. अब कोर्ट का क्या रोल रह जाता है alternative dispute resolution में? Section 5 very clearly says no judicial authority will interfere unless it is provided by this act. तो कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी unless it is provided by this act. अगर इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है तो ही वो इंटरफेयर करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कोर्ट का कोई भी रोल नहीं रह जाता, ठीक है। अब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन करता है? ये 5 मार्क के आपके नोट, शॉर्ट नोट में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। हु अपॉइंट्स एन आर्बिट्रेटर? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन जो है ना, ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। तो इंटरनेशनली भी हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे करते हैं, ठीक है, विद इन दी कंट्रीज। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का की अपॉइंटमेंट्स अलग होती हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो हम आउट ऑफ द कंट्री करते हैं, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो हम विद इन द कंट्री जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर की कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट्स एन आर्बिट्रेटर। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को इन केस ऑफ एन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो हम आउट ऑफ अपनी कंट्री के बाहर करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को, मे अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। अब जो आर्बिट्रेशन है उस पर सीपीसी और एविडेंस दोनों ही अप्लाई नहीं होते। नीदर सीपीसी नॉर एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू आर्बिट्रेशन। क्यों नहीं अप्लाई होते हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिक्ट, इस पे भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है तो एविडेंस एक्ट इसलिए अप्लाई नहीं होता। सीपीसी का अगर हम प्रोसीजर करने बैठ जाएंगे तो फिर कोर्ट में और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जितना लंबा प्रोसीजर फिर कोर्ट में चला जाता है उतना ही लंबा प्रोसीजर यहाँ पर चला जाएगा, तो फिर फायदा क्या रह गया इसका। इसीलिए सीपीसी और एविडेंस दोनों ही इस पर अप्लाई नहीं होते, ताकि जल्दी से जल्दी जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो सकें, ठीक है। लेकिन इस पर अब सीपीसी और एविडेंस अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस पर इंडियन ओथ्स एक्ट अप्लाई होता है। इंडियन ओथ्स एक्ट 1969। Neither CPC nor Evidence Act applies to arbitration. However, Indian Oaths Act 1969 does apply to arbitration act, ठीक है। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया था कि क्या जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है वो अंडर ओथ होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था, केस है रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन ओथ्स एक्ट डज अप्लाई टू आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। 1989 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमने इसके सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की, हमने इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे कि कहाँ कहाँ एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इसमें एक्सप्लेन किया, इन और बिफोर एनी कोर्ट का क्या मतलब है उसे एक्सप्लेन किया। कोर्ट्स मार्शल और ये सारे जो एक्ट्स हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रोविजंस दी गई हैं जहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है वो हमने डिस्कस किया। और इसके बाद हमने एफिडेविट्स पर देखा कि एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, और आर्बिट्रेशन पर देखा कि वहाँ पर एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है।
अब क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 1 पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखने में सेक्शन 1 कितना छोटा सा ऐसे ही मतलब हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं। हमने साथ साथ में डिस्कस किया कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चंस ऑन सेक्शन 1, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does a court differ from a tribunal? Third question, Indian Evidence Act applies to judicial proceedings, full stop, critically examine, full stop. Fourth question, how far is Indian Evidence Act applicable to Army Act? इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, बट कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फिर हम डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ। How far is Indian Evidence Act applicable to Army Act? Affidavits are not evidence. Do you agree with the statement? Discuss the law of affidavits in the light of this statement. Full stop. Sixth question, Indian Evidence Act does not apply to arbitration. Full stop. Critically examine. Seventh question, Section 1 deals with jurisdiction of Indian Evidence Act. Elucidate. इस पर आपका फुल क्वेश्चन बन सकता है 15-20 मार्क्स का, और इसमें आप जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एविडेंस एक्ट की सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पॉजिटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ही अप्लाई होगा, इन और बिफोर अ कोर्ट अप्लाई होगा, और बिफोर कोर्ट्स मार्शल पर भी अप्लाई होगा, तो ये इसकी पॉजिटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है। नेगेटिव सब्जेक्ट मैटर में हमने डिस्कस किया कि एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर ये अप्लाई नहीं करता। ठीक है, ये सारा कुछ आप इस आंसर में लिख सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 जो है वो हमारा रिपील हो चुका है। तभी मैंने कहा था कि हमारे टोटल 167 सेक्शंस हैं, बट सेक्शन 2 रिपील हो गया है, तो इफेक्टिवली हमारे 166 सेक्शंस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन 3 जो है वो है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट, बेयर एक्ट्स पे आ जाओ अपने। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड in the following senses unless a contrary intention appears from the context। ये कह रहे हैं कि जो भी नीचे दिए गए वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं उनका ये मतलब होगा, और unless a contrary intention appears from the context, unless की कोई contrary intention जो है वो appear होती है इसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है एविडेंस एक्ट में, जो डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं, वो डेफिनेशंस सिर्फ एविडेंस एक्ट के लिए दी गई हैं। वो डेफिनेशंस हर एक लॉ पर अप्लाई नहीं होती। वो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो डेफिनेशंस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किसी एक्ट के दी जाती हैं, वो डेफिनेशन सिर्फ उसी एक्ट के लिए होती हैं। जनरल रूल यही है, और लेकिन सिर्फ एक जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो इसकी एक्सेप्शन है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशंस जो है वो सारे जितने भी हमारे एक्ट्स हैं उनकी डेफिनेशंस पर वो अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उनका क्या क्या मीनिंग है, और वो कहाँ जो डेफिनेशंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का एम क्या होता है? ठीक है,
व्हाट इज द एम ऑफ एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कोई अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया क्यों जाता है, ठीक है, तो इसका आप आंसर कैसे दोगे। सपोज आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लें कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज आप देखते हो हर एक बेयर एक्ट में, तो उसका एम क्या है, तो आप इसमें बता सकते हो अपने आंसर में कि मद्रास हाई कोर्ट ने 1964 में अपनी जजमेंट में कहा है, मेरे पास केस का नाम नहीं है लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पर्पस ऑफ एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज और अ डेफिनेशन क्लॉज इज टू फोल्ड। दो इसके पर्पस हैं। नंबर 1, टू प्रोवाइड अ की टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, कि हमें एक की मिल जाए कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है किसी एक्ट की, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एम है। और सेकंड एम है टू शॉर्टन द लैंग्वेज एंड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स विच आर कंटेन्ड इन द डेफिनेशन। सेकंड इसका एम क्या है कि जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट की बार बार हम वैसे ही नहीं लिखते जाएं कि कोर्ट्स में बार बार हम जजेस मजिस्ट्रेट्स डालते जाएं, बार बार जजेस मजिस्ट्रेट्स डालते जाएं, बहुत बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लैंग्वेज को शॉर्ट करने के लिए जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो दिया जाता है, ताकि हम एक ही वर्ड में आगे जो बेयर एक्ट में चीज़ें दी जानी है वो एक ही वर्ड में हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्ट करने के लिए और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो देते हैं, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ अगर आपने लिखना है तो। व्हाट इज द एम ऑफ एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आंसर है मद्रास हाई कोर्ट 1964। मद्रास हाई कोर्ट ने 1964 में बोला है द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज और अ डेफिनेशन क्लॉज इज टू फोल्ड। ए, ऐसे पॉइंट डाल लो, ए, टू प्रोवाइड अ की चाबी, टू प्रोवाइड अ की टू द proper interpretation of the act, full stop, to provide a key to the proper interpretation of the act, and second point B, to shorten the language, shorten मतलब छोटा कर देना, shorten the language and to avoid repetition of same words which are contained in the definition, ठीक है। अपने नोट्स पे ना ऐसे लिखते रहा करो इंटरव्यू हो गया, प्री हो गया, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, मेंस का क्वेश्चन है ऐसे लिख लिया, और साथ में यहाँ पर मैं साथ में आपको बताती जाती हूँ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने कोर्ट की डेफिनेशन करनी है। तो कोर्ट की डेफिनेशन में ये कहता है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर इसने वर्ड यूज किया है इंक्लूड्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंक्लूड्स का क्या मतलब होता है, कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, जो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं होती, जो डेफिनेशन इंक्लूड कर रही है, मतलब इसमें और चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में कहीं लिख लो अपने बेयर एक्ट पर कि डेफिनेशन ऑफ जो कोर्ट है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, इसने बात की है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जजेस और मैजिस्ट्रेट्स अलग अलग चीज़ है, क्या ये सेम नहीं है। तो जजेस जो हैं, अब देखो हमारी सीआरपीसी में, आपको वैसे तो पता ही होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, सीआरपीसी में हमारे पास हमें मैजिस्ट्रेट्स की प्रोविजन दी गई है। और अगर हम जजेस देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, या हमारे जो लोअर कोर्ट्स में सिविल जजेस होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जजेस के साथ भी डील कर रहा है और मैजिस्ट्रेट्स के साथ भी डील कर रहा है इक्वली, ठीक है। तो ये सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पर अप्लाई होता है। अब इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लें, इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन बनता है, इज मैजिस्ट्रेट अ जज,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डाल के इंटरव्यू लिख लो। इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाते जाओ साथ साथ में। है तो ये बेसिक क्वेश्चंस ही, बट वहां पर आंसर किस तरीके से देना है वो आपको नहीं पता चलता, ठीक है। तो अब सेक्शन 19 आईपीसी में सेक्शन 19 आईपीसी में ये दिया गया है कि इलिस्ट्रेशंस अगर आप पढ़ोगे तो अ मैजिस्ट्रेट हु गिव्स अ पनिशमेंट इज अ जज। अगर कोई मैजिस्ट्रेट है जो वो एक पनिशमेंट दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेती हूँ कि मैजिस्ट्रेट और जज क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ना, जब क्रिमिनल, एक जज है जो कोर्ट्स में जो प्रोसीजर चलता है, ठीक है, एक ही बंदा है ए, ये जज है एक, ठीक है। जब ये क्रिमिनल केस से डील करेगा तो ये मैजिस्ट्रेट होगा, और जब ये सिविल केसेस से डील करेगा तो ये जज होगा, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज की बात है। ये एक ही बंदा, जब इसके पास सिविल केस आएगा तो ये जज होगा, जो हम सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते हैं, जिसे सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन जो भी है। और जब इसी जज के पास कोई क्रिमिनल केस आ जाएगा तो ये मैजिस्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है, JMIC। अब सेक्शन 19 आईपीसी क्या कहता है कि अ मैजिस्ट्रेट हु गिव्स अ पनिशमेंट इज अ जज। जब एक जो मैजिस्ट्रेट है वो केस को डिसाइड कर रहा है, वो पनिशमेंट दे रहा है, तब वो क्या है, एक जज। आप लिख सकते हो अ मैजिस्ट्रेट हु गिव्स अ पनिशमेंट इज अ जज, ब्रैकेट में, व्हेन ही इज डिसाइडिंग अ केस। बट जब वही मैजिस्ट्रेट, अगर उसके पास कोई केस आता है, कॉग्निजेंस लेता है वो किसी केस का, और उसको लगता है कि ये केस उसके ट्राई करने वाला नहीं है, उसे वो कमिट करके हायर कोर्ट में भेजता है, यहाँ पर सेशंस कोर्ट में भेजता है। तो जब वो केस को डिसाइड नहीं कर रहा, वो केस को कमिट करके सेशंस कोर्ट में भेज रहा है, वो सिर्फ कॉग्निजेंस ले रहा है केस का, तब वो एक जज है, तब वो मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो सॉरी, तब वो सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट है, जज नहीं है, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट कब होगा, मैजिस्ट्रेट जज कब होगा, जब वो पनिशमेंट दे रहा है किसी केस में, और जब वो डिसाइड कर रहा है। और मैजिस्ट्रेट जो है वो जब सिर्फ कॉग्निजेंस ले रहा है तब वो फिर जज नहीं होगा, ठीक है, जब वो कमिटल कर रहा है। नेक्स्ट ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लीगली एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स हमने देख लिया कि वो नहीं इंक्लूड, उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। ऑल पर्संस लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। अब जितने भी पर्संस जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के, वो जो है वो कोर्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये जो लीगली ऑथराइज्ड पर्संस हैं एविडेंस लेने के लिए, ये कौन होते हैं? इसमें ना एग्जांपल, जब हम सीपीसी में या सीआरपीसी में भी जब कोई विटनेस है वो हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर वो किसी वजह से कोर्ट नहीं आ सकता, तो हम ना कमीशंस भेजते हैं और फिर वो जाकर उनका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये जो कमीशंस होते हैं, ये जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड करते हैं, क्रॉस करते हैं, चीफ करते हैं, तो ये वहीं पर होता है सब कुछ जहाँ पर विटनेस है, हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर वो सिक है, वो नहीं आ सकता कोर्ट में, तो वो जाएंगे उसके पास, विटनेस के पास, उसका एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्रॉस करेंगे, चीफ करेंगे, और ये सब ऑन ओथ होगा। तो ये जो बंदे हैं जो ये लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के, वो भी कोर्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोर्ट सिर्फ जजेस और मैजिस्ट्रेट नहीं है, जितने भी लोग लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, वो भी कोर्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन है आर्बिट्रेटर्स की। तो ये हमारा जो है वर्ड कोर्ट डिस्कस हो गया। अगर आपको नहीं, वैसे इसमें कुछ लिखने वाली ज़रूरत है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसमें इन्होंने फैक्ट का मीनिंग भी दिया है और उसमें बताया है कि क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। और सेकंड है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब हम इसे भी डाइसेक्ट करते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, ये फैक्ट्स के साथ डील करता है। हमारे जितने भी जजमेंट्स हैं वो हम फैक्ट्स से निकालते हैं, ठीक है। फैक्ट्स से हम इश्यूज निकालेंगे, फिर फैक्ट्स से हम रेलिवेंट फैक्ट्स निकालेंगे, उससे फिर इश्यूज बनाएंगे, फिर उस पर सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे,
उन इश्यूज पर, और उसके बाद फिर एविडेंस होगा और जजमेंट्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा। अब एविडेंस जो है वो हमेशा फैक्ट्स पर लिया जाता है, हम जो भी केस की कहानी है हम उसी के बेसिस पर एविडेंस लेंगे, ठीक है, इधर उधर का एविडेंस हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए जो फैक्ट्स और एविडेंस है, ये फैक्ट्स और एविडेंस का इतना क्लोज बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे पर बेस्ड है। अब फैक्ट का ये बोलते हैं फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो मीन्स एंड इंक्लूड्स मैंने बताया, इसमें भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब फर्स्ट ये कह रहा है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो फर्स्ट आप इसमें फैक्ट बना के ना, फैक्ट की हेडिंग डाल के और इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हो केपेबल ऑफ बीइंग, फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, सब हेडिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, इसको अंडरलाइन करके फिर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस मतलब जो हमारी सेंसेस हैं जो परसीव कर सकती हैं वो हम फैक्ट में इंक्लूड करेंगे। हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ फील किया, हम कुछ टच कर सकते हैं, तो ये सारा जो है ये फैक्ट में आएगा, ठीक है। क्या क्या फैक्ट में आएगा? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमने देखी, सुनी, फील की, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स जो उस टाइम पर, मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय, जो हमने अपनी सेंसेस से देखी, सुनी या हमने उसको रिलेट किया, ठीक है। इसमें अगर आप जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक मर्डर हुआ, एग्जांपल एक्स बंदे का मर्डर हुआ, और वहाँ पर जब हम गए तो हमने देखा एक्स की लाश पड़ी है, ठीक है, लाश पड़ी है तो हमने देखा कि हो सकता है मर्डर हुआ हो, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या मर्डर हुआ हो या फिर सुसाइड हुआ हो। अब इसमें से हम कैसे देखेंगे कि मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है? तो वहाँ पर और चीज़ें देखेंगे हम, वहाँ पर एक हैंकी पड़ा था, ठीक है, उस हैंकी पर ब्लड से किसी का नाम लिखा था, नाम लिखा था, समझ लो ABCD। अब जिसका मर्डर हुआ था एक्स वहाँ पर पड़ा है, वहाँ पर एक हैंकी है, हैंकी पर एक नाम है, तो ये क्या है? ये हमें एक फैक्ट बता रहा है। हमने ये देखा कि मर्डर है, कि यहाँ पर लाश पड़ी है, हमने ये देखा कि वहाँ पर हैंकी है, हमने ये देखा कि हैंकी पर नाम लिखा हुआ है, हमने ये देखा कि नाम ब्लड से लिखा हुआ है, तो हम इन सब चीज़ों को रिलेट करके ये सोच सकते हैं कि ये सुसाइड तो नहीं है, ये मर्डर होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट बन जाता है, पहला फैक्ट हमें यही हो गया कि एक मर्डर हुआ है। इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें केस में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। पहला फैक्ट हमारे पास ये आ गया कि मर्डर हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंड, ये चीज़ बोलता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो कोई भी मेंटल कंडीशन जिसमें कि कोई बंदा जो है वो अपनी कॉन्शियस में है, ठीक है। तो इसमें आप जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर आप लिख सकते हो फिजिकल फैक्ट, जो चीज़ें हमने देखी, सुनी, छू कर देखी, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो भी हमारी सेंसेस में आती हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा फिजिकल फैक्ट। तो फर्स्ट जो हमारा है फैक्ट का क्लॉज, उसमें आप लिख सकते हो फिजिकल फैक्ट, और सेकंड क्लॉज में आप लिख सकते हो साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। अब मेंटल कंडीशन जो है ये भी एक फैक्ट है, किसी की क्या इंटेंशन थी, क्या नॉलेज थी, किसी ने कोई बात अगर किसी को कही तो वो किस तरीके से कही, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आ जाती हैं, ठीक है। इसमें अगर आप अपनी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस देखो तो इलस्ट्रेशन A that there are certain objects arranged in certain order in a certain place is a fact। कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जैसे हैंकी ही था, एक लाश थी, एक हैंकी था और उस पर एक नाम लिखा था, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं किसी सर्टन ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो ये क्या है? ये फैक्ट है, किसी सर्टन प्लेस पर, किसी सर्टन ऑर्डर में और कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैन दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। देखना और सुनना क्या है? सेंसेस में आता है, तो ये भी एक फैक्ट है। ये कौन सा फैक्ट हो गया? फिजिकल फैक्ट। दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड्स इज अ फैक्ट, तो ये क्या है? ये भी एक फिजिकल फैक्ट है, हमने कुछ बोला, देखना, सुनना, बोलना, ये भी सेंसेस में आता है, तो ये भी एक फिजिकल फैक्ट है। तो A, B और C जो है ये हमारी इलस्ट्रेशन है फैक्ट की। ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है एग्जाम में
कि आपको इनमें से सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे स्टेटमेंट में, और उसमें आपको बोलेंगे कि या फिर 4-5 एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, और उसमें से बोलेंगे कि इसमें से ढूंढो कि फैक्ट कौन सा है, तो आपने फिजिकल फैक्ट कौन सा है, तो आपने इन ऐसे देखते हुए कि कौन से में हमारे जो सेंसेस हैं, कौन से फैक्ट में हमारे सेंसेस काम आ रहे हैं, वो देखते हुए आपने फिजिकल फैक्ट पे टिक कर देना है, ठीक है, वो आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट की, इन्होंने 2 इलस्ट्रेशंस दी हैं। इलस्ट्रेशन डी पढ़ो, दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टन ओपिनियन, हैज अ सर्टन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। कोई मैन कोई भी सर्टन ओपिनियन होल्ड करता है, या उसकी कुछ सर्टन इंटेंशन थी कुछ करते हुए, या फिर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो फ्रॉडलेंटली एक्ट कर रहा है, उसने कुछ किसी पर्टिकुलर वर्ड का किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया, ये सारी चीजें जो हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट में आ जाएंगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक मैन है एक्स, ठीक है, एक्स वाई के बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखता, और वाई सपोज किसी केस में फंस जाता है, ठीक है, तो हम जब एक्स आ जाता है वाई के बारे में कुछ भी एज अ विटनेस बन के ही आ जाता है, ठीक है, तो हम इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे कि एक्स वाई के बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा जब इसको एज अ विटनेस लिया जाएगा और इसके स्टेटमेंट सुनी जाएगी, ठीक है। और इस फैक्ट को ऐसे ध्यान में लिया जाएगा क्योंकि एक्स वाई के बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि क्या जो एक्स है वो वाई को फंसाने के लिए झूठी गवाही तो नहीं दे रहा। इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ये काम में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई सर्टन इंटेंशन है, अब जैसे एक्स वाई के बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता, तो हो सकता है कि उसकी इंटेंशन भी अच्छी ना हो, ठीक है। अब ये गुड फेथ में एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, फ्रॉडलेंटली एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज करे, तो ये सारी चीजें जो है वो फैक्ट में आ जाएंगी। दैट अ मैन हैज अ सर्टन रेपुटेशन इज अ फैक्ट। अगर एक इंसान की कोई सर्टन रेपुटेशन है तो वो भी एक फैक्ट होगा। फैक्ट कैसे होगा, सपोज किसी इंसान पर कोई केस आ गया है, कोई केस पड़ गया है और उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि नहीं इसकी तो रेपुटेशन अच्छी है बट इस पर केस कैसे पड़ गया, तो ये चीज़ें एविडेंस पर और केस पर और हमारा जो डिसीजन होगा उस चीज़ पर फर्क डालेंगे, ठीक है। ऐसे जो फैक्ट्स होंगे वो हम ध्यान में रखेंगे। अगर आपने इस पर थोड़े से नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हो। पहली बात तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले, इंटरव्यू में वैसे भी सेक्शन 3 पर बहुत पेट क्वेश्चंस बनते हैं इनके, तो वो इससे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके इलस्ट्रेशन में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। सपोज आपको बोल दें कि किसी मैन की सर्टन रेपुटेशन है, आप बताओ कि ये फैक्ट है या नहीं है, तो फिर आप बताओगे इंटरव्यू में कि सर सेक्शन 3 में ये स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ये एक फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। साइकोलॉजिकल फैक्ट कैसे है वो भी आप बताओगे, ठीक है। अब वैसे तो जो जूरिस्ट है ना वो खुद ही कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है एक फैक्ट को डिफाइन करना, लेकिन फिप्सन ने ये कहा है, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट बाय फिप्सन, PHIPSON, फिप्सन क्या कहता है, नोट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ द टर्म fact has been or perhaps can be given। तो ये कहता है कि कोई भी सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं है फैक्ट की जो हम दे सकें, लेकिन ब्रॉडली वो कहता है, ब्रॉडली इट अप्लाइज टू whatever is the subject of perception और कॉन्शियसनेस। फैक्ट पर आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको शॉर्ट नोट बोल देंगे लिखने के लिए, या फिर आपको पूछेंगे कि फिजिकल फैक्ट क्या होता है या साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है। तो अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिकली फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं दिया गया है, कोई टर्म ऐसे यूज नहीं की गई है कि फिजिकल फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे पूछ ले कि फिजिकल फैक्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है, तो हमने उसका आंसर कहाँ से देना है। तो सेक्शन 3
का फैक्ट का क्लॉज 1 जो है वो फिजिकल फैक्ट है और क्लॉज 2 जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा हम अगर आपने इसके आप नोट्स बना रहे थे ना इसके, बेंथम क्लासिफाइड फैक्ट्स into two broad heads, Bentham classified facts in two broad heads, physical facts clause 1 और psychological facts clause 2, ठीक है। तो physical facts में क्या आता है? Physical facts, these facts are those facts which can be perceived by the फाइव सेंसेस ऑफ अ मैन, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी फाइव सेंसेस ऑफ मैन है, विमेन है, इंसान है, उसके फाइव सेंसेस में जो परसीव करे जा सकें, ठीक है। फील, टच, हियर, सी, ये सारे जो हैं हमारी फाइव सेंसेस हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट्स सेकंड है। साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट्स, दोज फैक्ट्स which cannot be seen S-E-E-N, seen by others, but of which a man is conscious, जो दूसरे देख नहीं सकते पर मैं एक इंसान को खुद को पता है कि उसके दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इसकी एग्जाम्पल है जैसे इसका आप लिख लो, फिर मैं इसके बाद आपको एग्जांपल देती हूँ। इन दिस द माइंड इज द सीट ऑफ द फैक्ट्स, दैट इज कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। एग्जाम्पल, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, बैड फेथ, इल विल, गुड विल, हैविंग एन ओपिनियन, एक्सेट्रा। अब जो फिजिकल फैक्ट्स हैं वो तो हमें दिख रहे हैं कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे मर्डर हुआ दिख रहा है हमें कि लाश पड़ी है, हैंकी पड़ा दिख रहा है, ABCD नाम लिखा हुआ दिख रहा है, ब्लड से लिखा है ये दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, हमें प्रूव करना ईजी है। लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट में क्या होता है कि सपोज अब जैसे Y है, ठीक है, X Y के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखता, Y को पता है कि X मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखता। अब Y के पास एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर X इसके बारे में जाकर कोई गवाही दे रहा है, Y अगर किसी झूठे केस में फंसा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल, और X जाकर Y के बारे में कोई गवाही दे रहा है, विटनेस बनकर जाता है, Y को ये बात पता है कि X मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता और ये जाकर मेरे बारे में झूठी गवाही देगा। अब Y जो है इसके पास एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको पता है कि X अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता। अब ये इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को प्रूव कैसे करेगा? ये तो किसी को नहीं दिख रहा कि X जो है वो झूठी गवाही दे रहा है, या ये तो सिर्फ Y को ही पता है ना। तो ये कैसे प्रूव करेगा? ये प्रूव करेगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस से। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है कि जो भी हमें एविडेंस मिलता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं बहुत मुश्किल हैं प्रूव करने, बट इनको प्रूव कैसे किया जा सकता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस से, ठीक है। अब आप लिख सकते हो साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट्स आर डिफिकल्ट टू प्रूव, सो टू प्रूव दीज फैक्ट्स circumstantial evidence comes into play. Inference needs to be drawn to prove these facts. बस हमें सिर्फ ये बताना होगा कि आप प्लीज ये देखिए कि ये मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता है, तो ये एक झूठी गवाही दे रहा है। ये इसी को पता है ना कि एक्स इसके बारे में अच्छा ओपिनियन होल्ड नहीं करता, तो इसको इन्फ्रेंस ड्रॉ करवाना पड़ेगा कि आप प्लीज ये देखिए कि ये झूठी गवाही दे रहा है। फिर ही उसके बाद आगे हम देखेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे कि एक्स सच में क्या झूठी गवाही दे रहा है इससे अपना बदला निकलवाने के लिए, ठीक है।
और इसके बाद हम फिजिकल फैक्ट्स का लिख लेते हैं। फिजिकल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस, तो ये तो डायरेक्ट एविडेंस से ये प्रूव हो जाएंगे कि एक्स की लाश पड़ी है, हैंकी है, ये सारी चीजें हम डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ये प्रूव किए जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये एक्स वाई के बारे में कितनी नफरत लेकर आया है कोर्ट में, तो ये इसका बिहेवियर ये भी बताएगा कि ये कितना जहर उगल रहा है, ठीक है, वाई के बारे में, इसके बिहेवियर से पता चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, हिज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। तो ये सारी चीजें जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हम इन्फ्रेंसेस का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंस क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी के लिए हमारा क्योंकि टाइम हो गया है लेक्चर का, तो अभी के लिए इतना ही। आप अच्छे से ये सारा अपने नोट्स बनाइए और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज का लेक्चर बस इतना ही था, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।